अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेरी वेलकम टू बीबीटी स्मार्ट लर्निंग। आई एम रुस्ना आमिर एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अच्छा जी, तो होप यू आर लिसनिंग मी क्लियरली एंड बिलाल यू आर स्टिल टुडे नॉट प्रेजेंट। मेक श्योर बच्चे आप लोग अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें यहाँ पर, क्योंकि आज हम शुरू करने लगे हैं अपना नया टॉपिक। अभी भी आपको ऊपर सेटिंग नज़र आ रही होगी किसकी, इक्विलिब्रियम की, पर वो तो हमने कल पढ़ लिया है। सही है, और हमने कंडीशंस भी पढ़ ली हैं और हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो दिस इज़ माय मिस्टेक कि मैंने ज़रा टॉपिक चेंज नहीं किया था क्लास से पहले, मैं भूल गई थी। सही, तो मैं इंशाल्लाह कल सही कर दूंगी इन सब चीज़ों को। और आज हम अपना शुरू करेंगे चैप्टर, दिस इज़ यूनिट 5 ऑफ योर कोर्स बुक। सही है, और इसका नाम है हमारे पास ग्रेविटेशन। सही, तो जी अब आप ये सोच रहे हैं कि जी मैंने ग्रेविटेशन की, फिलहाल आप क्यों सोचेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने कोई ग्रेविटेशन की स्लाइड्स नहीं बनाई हैं। और वो ना बनाने का क्या मकसद है, वो ये है कि मैं इसकी डेरिवेशन है बेसिकली एक छोटी सी, जो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा आपको जो है यहाँ पे खुद ड्राइव कराऊँ, ताकि वो आपको जो है बात ज़रा समझ में आ जाए। सही, तो जी बोर्ड आपको शो हो रहा होगा होपफुली, एंड दिस इज आवर टुडेज टॉपिक ग्रेविटेशन। सही है, तो अब जी ग्रेविटेशन क्या है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा, और अगर ये है तो क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। थोड़ा स्लो स्लो जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्लासेस अपने सब्जेक्ट से आगे जा रहे हैं। सही है, हम एक तो पढ़ेंगे आपका टॉपिक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दिस इज द टॉपिक नंबर 5.1 ऑफ योर नोटबुक ऑफ योर कोर्स बुक। और हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ थर्ड मोशन ऑफ न्यूटन, जो है न्यूटन ने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था, उनका आपस में किस तरह है कनेक्शन। सही, तो जी ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन है एक फोर्स जिसकी वजह से हर चीज जो है आपको अपनी जगह पे नजर आती है। हम आपको जमीन पे नजर आते हैं, आप समझें अगर हम जमीन पे चल रहे हैं, सही है, या इन कांटेक्ट हैं, तो वो किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। तो बेसिकली जी हुआ ये था कि जिस तक जो है साइंटिस्ट थे न्यूटन इन 19 नहीं नहीं 1665 के अंदर, आई थिंक, हाँ 1665, ओके, हाँ जी 1665 आई थिंक, ये बुक में गिवन नहीं है, पर बहरहाल 1665 के अंदर ये हुआ था कि जब न्यूटन बहुत सारे जो है मसलों को रिजॉल्व कर रहे थे, यानी वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्या सोच रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि सन के अराउंड जो है वो अर्थ क्यों रिवॉल्व कर रही है, या अर्थ के रिवॉल्व मून जो है वो क्यों अर्थ के जो है वो अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब भाई क्यों कर रहा है। एक सोचने की बात है ना कि क्यों कर रहा है। सही है, तो ये सोच रहे थे उस वक्त इसाक न्यूटन साहब। सही है, और उस वक्त क्या कहते हैं, क्या हुआ कि जब एक दफा वो बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक जो एप्पल है वो ट्री से नीचे गिरा। सही है, तो उस वक्त उनको ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि जब ये एप्पल क्या हुआ, जब दरख्त से डायरेक्शन तो लेफ्ट जा सकता, राइट जा सकता था, रोटेट कर जाता, अपवर्ड चला जाता, ठीक, जमीन की तरफ क्यों आया? तो उस वक्त फिर उन्होंने इस बात का पता मौजूद है। सही, जो क्या कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो फोर्स हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सही है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे अर्थ जो है वो अपनी तरफ चीजों को खींच रही है। सही, अच्छा जी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही क्यों खींच रही है, बाकी चीजें क्यों नहीं खींच रही, यही चीज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। सही है, बट ऐसा क्यों नहीं है कि अर्थ जाके सेब से क्यों नहीं लग गई भाई? सही है, अगर फोर्स अर्थ लगा रही है एप्पल पर, तो एप्पल भी तो फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ अर्थ पे। हमें तो ये बात न्यूटन ने बताई थी। सही है,
तो इस चीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परेशान ना हो, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। जब कोई डेरिवेशन, कोई फार्मूला, कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जब ड्राइव की जाती है तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक्स होती हैं, सही। और उनको हर सर्कमटेंसेस के हिसाब से उनको पहले रिजॉल्व किया जाता है और फिर ही कोई चीज़ अप्रूव करके हमें बताई जाती है, या जो हम पढ़ते हैं ये चीज़ें अप्रूव्ड हैं, सही। तो इनके अंदर कोई बेसिकली डाउट्स नहीं होते हैं। तो अब हम देखते हैं, आपको ये बात समझ में है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, सही। जिस तरह गए हैं साइंटिस्ट तो हमने देखा है, तो वहां पे क्या है कि ग्रेविटेशन नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी वजह से क्या है कि हर चीज जो है वो बस हवा में क्या कहते हैं, मतलब वो स्पेस में घूम रही है, सही है। तो अब अगर ऐसा आप सपोज करें कि अब आप एक रूम में बैठे हुए हैं, सही है, और क्या हो रहा है, मतलब हर चीज उड़ रही है हवा में, हर तरह से उड़ रही है। लैपटॉप उड़ के कहीं चला गया, या अगर आप मोबाइल से ऑन, मोबाइल कहीं चला गया, मैं कहीं जा रही हूँ, लैपटॉप कहीं जा रहा है, तो भाई क्या क्लास, तो क्या पेपर, पेपर करने बैठेंगे, पेपर ही उड़ के कहीं चला गया, पेन चला गया, पेंसिल चली गई, सही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज़रूरी है, सही है। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उनके पीछे कोई ना कोई मकसद है, ज़रूरी है उसके साथ, सही है। कि अगर अल्लाह ताला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ख़त्म कर दे तो हर चीज़ तितर बितर हो जाएगी, सही है। और बेसिकली जो क्यामत आएगी, बेसिकली कहते हैं कि जी क्या होगा उस वक्त, किस क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, मून अर्थ के अराउंड है, और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर क्यों हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जब ये सब चीज़ें अपने ऑर्बिट से निकल, अच्छा जी, तो वेलकम बैक हो गया था मेरा, इसका कनेक्शन का कुछ इशू, और ये कुछ इशू आ रहा है आज। लास्ट क्लास में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व इट। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे थोड़ा सा बुक की बात, सही है। और बुक को पढ़ते हुए हम करेंगे आगे इसकी डेरिवेशन को भी ड्राइव करेंगे, सही है। कि किस तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। किस चीज़ पर ये डिपेंड कर रही होती है, किससे इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, सारी चीजें अब हम देखेंगे इन डिटेल, सही है। तो जी 5.1 टॉपिक, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सही। तो इसमें वो कहते हैं कि जी ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन न्यूटन concluded that the force which causes an apple to fall on earth and the force which keeps the moon in its orbit area of the same nature,
He further concluded that there exists a force due to which every body of the universe attracts every other body. He named this force the force of gravitation. सही है. तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से एप्पल जो था वो जमीन की तरफ आया, या जिसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिससे तमाम बॉडीज ऑन अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं. सही है. अगर सारी चीजें इन प्लेस हैं, स्टेबल हैं ऑन अर्थ, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिसको उसने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कि हम आराम से जमीन पर चल सकते हैं, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है. सही. तो जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने हमें दिया था, और उस लॉ के हिसाब से हमें क्या पता चला था कि अगर कोई भी दो बॉडीज होती हैं, सही है, तो उन दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उन दो प्रोडक्ट्स के मासेस के. वो जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके जो मासेस होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, उनके बिटवीन जितना डिस्टेंस है, जितना फासला है, उसके क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वांटिटी है ए और एक है बी, और हम कह रहे हैं कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट्स मीन कि जब ए इंक्रीज होगा तो बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, अगर बी डिक्रीज होगा तो ए भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. तो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. सही. और अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर ए और बी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए को इंक्रीज करेंगे तो बी जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर हम ए को डिक्रीज करेंगे तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा. यानी बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के वो क्वांटिटीज जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगी. तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन. तो अब हम देखते हैं कि जी हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है, और ये साथ साथ जो है आपको पता चल जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सही है. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट हैं, सही है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स. क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं उनके जो मासेस हैं उनका प्रोडक्ट. सही है. उसके क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उनके दरमियान के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बल्कि उस डिस्टेंस के स्क्वायर के. सही. तो अब हम यहाँ पे लेते हैं दो बॉडीज. सही है. और हम उनको करते हैं कंसिडर कि बेसिकली हमें क्या बात बताई जा रही है. अच्छा, इन जाहिर है दो बॉडी के मासेस सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो डेट डजंट मैटर. सही है. उसमें हमारा फिलहाल हमारा उस चीज से कोई लेना देना लेना देना है, बिल्कुल है. और वो कैसे है वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको ये ड्रॉ कर रही हूँ, मैं आपको इस वक्त मास की कैलकुलेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है. बाद में हम ये देखेंगे जरूर कि मास जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या असर डालता है. सही. अच्छा जी, तो अब आप ये देखिए हमारे पास हैं दो बॉडीज, एक का मास है m1 और एक का मास है m2. सही. तो अब हमें क्या बताया जा रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के। सही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके मासेस के, m1 m2 के। सही। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है वो, 1/d², यानी उनके दरमियान के डिस्टेंस के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही। कोई सी भी हमने दो बॉडीज कंसीडर कर ली, सही है, दोनों एक दूसरे के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही। एक का मास है m1 और एक का मास है m2। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F with which the two masses m1 and m2 separated by a distance d attach each other is given by F is directly proportional to m1 m2। उसे यही बात बता रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। सही। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। तो वो हमने यहाँ पे बता दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। सही। और हमने बता दिया कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उनके जो बिटवीन जो डिस्टेंस है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सही। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी डेरिवेशन, हमारे पास कुछ, जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि F is directly proportional to m1 m²/d²। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट विच इज g। सही। और g हमारे पास कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही। और ये मैंने यहाँ पे की है जरा सी, अच्छा। सही। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, देन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², एंड देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d²। सही। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटाया है तो हमारे पास क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है कैपिटल G। और G हमारे पास क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। सही। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास फिक्स्ड। सही। ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सली, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जहां भी आपके पास जी आएगा, सही, उसकी वैल्यू है कांस्टेंट, और आप उस कांस्टेंट वैल्यू को यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में आपके पास होगा यूज। सही। तो here g is the proportionality constant, it is called the universal constant of gravitation। सही है। its value is same everywhere। अच्छा, जो इसकी वैल्यू है वो ऑल ओवर, मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेसिकली। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स यही है कि इसकी जो वैल्यू है वो आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएंगे वो चेंज नहीं होगी। तो दिस इज द कांस्टेंट। क्या मतलब उनके दिमाग से उन्होंने क्या वैल्यू निकाली है जो कहीं भी जाके चेंज नहीं हो रही। सही। इन ऐसा यूनिट इट्स वैल्यू इज, अच्छा जी, इस जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो है हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻⁻11। सही है। और इसका हमारे पास यूनिट है वो भी अभी निकाल लेते हैं। सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर। सही है। तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ जी हमारे पास गिवन है, वैल्यू ऑफ जी हमारे पास है 6.67 के आगे क्या था, हाँ जी, 673 इंटू 10⁻⁻11। सही है। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी माइनस स्क्वायर। अच्छा जी, सही। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ जी, और वो हमारे पास कैसे निकलेगा कि हम कर लेंगे जी को सेपरेट। तो हमारे पास मास को इस वक्त हम ले लेंगे बिल्कुल ही एफ m1 m2, मतलब इन दोनों का जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। एफ इंटू m1 इंटू m2। अच्छा जी, सही। और हमारे पास हो जाएगा
नहीं नहीं, मैं कुछ एक सेकंड जरा रुकेंगे आप लोग। ओके जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सही। सही निकाल रही थी मैं वही कह रही थी कि अच्छा सही। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू एफ m1 m2 डिवाइड हो जाएगा ये D के स्क्वायर से। तो हमारे पास अगर हम सिंपल इसके यूनिट निकालेंगे तो ये आएगा, फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन, मास इनटू मास हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू मास नहीं सॉरी, हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर आना था, सही वही कह रही हूँ। हाँ जी, ये तो थी, ये मैं कर रही थी बेसिकली गड़बड़, क्योंकि डी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, वो जाके हो गया मल्टीप्लाई और नीचे आ गया m1 m2। अच्छा जी, अब हमारे पास है फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हमारे पास होगा, सही। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास हम के लेते हैं केजी में, केजी का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, क्योंकि दो मासेस हैं, सही। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का यूनिट। नाउ आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपको शो हो रहा होगा, सही। तो ये है हमारी बहुत सिंपल सी ग्रेविटेशन, ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डोंट फील दिस इज द मास ऑफ। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे इस बात को समझें जो इन्होंने आपकी बुक में दे दी, अब मासेस की बात करते हैं। मैंने यह बात आपको अभी पहले भी बताई थी कि अब जी, और इसमें हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी जरा कवर कर लेंगे, सही है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि जी, ये चलिए पहले मास वाली बात को देखते हैं। अब एप्पल गिरा दरख्त से, सही है, और उसको वो गिर गया अर्थ पे, अर्थ ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको खींच लिया अपनी तरफ। अब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एप्पल भी लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या न्यूटन बता रहे हैं कि हर दो जो बॉडीज हैं उनके बीच में है, सही है। तो हम यहाँ पे इसको सपोज कंसिडर कर लेते हैं, हम लेते हैं एक नया बोर्ड, सही है, और हम यहाँ पे कह देते हैं कि जी हमारे पास है ये एक एप्पल, सही, हो तो बॉल लग रही है, सही है, और ये है हमारे पास अर्थ, सही। तो अब जी क्या है कि जब एप्पल भी गिरा तो एप्पल भी जाहिर है, एप्पल की भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ थी अट्रैक्शन की, अब वो उसकी तरफ अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट हुई, सही। तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनके मासेस में है बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब आप देखिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, सही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, सही है। तो जितना ज्यादा बेसिकली हमारे पास मास होगा ना, तो उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, सही है। तो अच्छा जी, तो हमें अगर ये बात याद हो तो हमने इस न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था, फोर्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ने हमें तीन वो दिए थे, क्या दिए थे, एक सेकंड मुझे जरा रिकॉल करने दे, मेरा ना इसमें अच्छा जी, हमें बेसिकली न्यूटन ने ये बताई थी बात, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, और उसने हमें ये बात बताई थी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ जी बिल्कुल, उसने हमें ये बात बताई थी कि एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सीलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के, सही। तो जितनी ज्यादा एक्सीलरेशन होगी उतना ज्यादा फोर्स होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास होगा, सही। तो बेसिकली एप्पल का जो है वो मास है बहुत कम, जिसकी वजह से फोर्स है कम, सही है। और अर्थ ऑफ मास है हमारे पास बहुत ज्यादा, उसकी वजह से उसकी उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, सही है। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सही है, F इज इक्वल टू एम ए।
सही है। अब इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा था कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सही। तो एप्पल का था मास कम, इस वजह से फोर्स ही कम, और वो अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सका, क्योंकि अर्थ के था मास बहुत ज्यादा, इस वजह से वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस कर रहा था वो थी बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से उसने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि जाहिर है जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगी वही चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सही। तो ये वाली बात आपको क्लियर हुई। ये रिलेशन जो बनाया गया है वो एम ही नहीं बना दिया गया, ये डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा मास होगा तभी बॉडी जो है जिसका मास ज्यादा होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। सही। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हम देख लेते हैं। न्यूटन का हमें क्या बताते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट masses m1 attracts m2 towards its force f, while masses m2 attracts m1 towards it with a force of the same magnitude but in opposite direction। अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था न्यूटन ने कि जी कोई भी बॉडी जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो क्या होती है, उसका कोई ना कोई इक्वल रिएक्शन होता है। जब भी कोई एक्शन होता है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सही है। तो हमारे पास दो बॉडीज थी ए और बी, उनके मासेस थे m1 m2। तो m1 ने जब फोर्स अप्लाई किया m2 पर, सही, तो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है वो m2 ने m1 पर अप्लाई की, बट क्या था, मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be the reaction। सही है। ये बात तो बहुत क्लियर है कि m1 ने अगर m2 पे फोर्स लगाई है तो m2 जो फोर्स लगा रहा होगा वो रिएक्शन फोर्स होगी। सही है। और उसका क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज consonant with Newton's third law of motion which states to every action there is always इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो ये बात बता रहे हैं कि जब दो बॉडीज अपने ऊपर क्या लगा रही हैं, फोर्सेस लगा रही हैं, तो एक को हम एक्शन कंसिडर कर रहे हैं और दूसरी क्या है, रिएक्टिव फोर्स है, रिएक्शन है m1 का। सही है। और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनकी क्या होगी, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। सही। और ये स्टेटमेंट हमें न्यूटन ने पहले भी दी थी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जिसने हमें बताया था कि फोर्स जो है कोई भी जब एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सही। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है होपफुली। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप जल्दी से पूछ लें। हम एक ये एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। अच्छा जी, कल हम पढ़ेंगे मास ऑफ अर्थ भी पढ़ेंगे। सही है। और हम एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे। इतना आपका मैंने पहले भी, मतलब मैं ये बात तो शुरू में डिस्कस करना भूल गई कि ये बहुत छोटा सा आपका चैप्टर है, तो ये तो हमारा बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, देखिएगा। सही। तो यहाँ तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे जल्दी से पूछ सकते हैं। सही। तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया और ये भी पता चल गया कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगी तो कितने सारी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी। सही। इसकी डेरिवेशन है, बहुत आसान सी इसकी डेरिवेशन है। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये बात आपको क्लियर हो गई है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। नहीं तो क्लास में अपनी अटेंडेंस को लाजमी बनाएं। सही। जिसकी वजह से क्या होगा कि जी आप जो हैं, अगर कहीं कंफ्यूज हैं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्लास। सही। ऐसे बाद में लेक्चर लेना सही है, आप ले रहे हैं बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में जो क्वेश्चंस पूछते नहीं है, डर के वो सवाल अंदर ही दबा के बैठे रहते हैं कि यार पता नहीं कोई हंसे ना मजाक ना उड़ाए। तो मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं होती। रैंडम क्वेश्चंस किया करें, क्वेश्चंस किया करें, आप देखिएगा इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ना उससे। अच्छा जी, अब हमें ये एग्जाम्पल है एक 5.1, इसको हम करते हैं ज़रा। सही है। और इसमें वो हमें क्या बता रहे हैं अभी पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 5.1। सही।
तो इसमें वो हमें कह रहे हैं कि टू लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kgs आर केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट। सही है, तो अब उन्होंने हमें दे दिए हैं दो मासेस और m1 किसके बराबर उन्होंने दे दिया, m2 के, दोनों ही है हमारे पास क्या 1000 kg। तो हमारे पास ये बेस यूनिट में ही है तो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट। अच्छा जी, और इनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर अपार्ट, यानी 1 मीटर है उनका डिस्टेंस। सही, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमें क्या फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस। सही, यानी दोनों ने हमें दिए हैं दो लेड स्फीयर्स, एक का मास है m1 और एक का है m2। सही, और इनके यहाँ पर इस केस में दोनों मासेस हैं इक्वल 1000 kg। इन दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है ये सारी बेस यूनिट में गिवन है। सही, तो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट एनी क्वांटिटी हियर। अब हम जाएंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला याद है इसका। सही, जिस जो हमारे पास क्या कहता है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। सही, तो g की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास कांस्टेंट है विच इज 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर। ये एग्जाम्पल्स को, न्यूमेरिकल्स को बार बार सॉल्व किया करें, ये वैल्यूज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सही है, पेपर में गिवन होती हैं बट वेस्टेज ऑफ टाइम ना करें। वैल्यूज उनके स्मॉल जी है, इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब सही, उसकी क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सही है, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, इनके यूनिट याद होने चाहिए, हर चीज़। अच्छा जी, अब हम करेंगे सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को पुट। 6.673 इंटू 10 raised to the power -11। सही है, m1 हमारे पास है 1000, m2 हमारे पास है 1000। सही है, और नीचे हम लेंगे 1 का स्क्वायर। सही, तो जब हम इसको करेंगे सारे को कैलकुलेटर में सॉल्व तो वी विल गेट 0.673 इंटू 10 raised to the power -5। अच्छा, अब ये तो बहुत अंडरस्टूड बात है कि जो फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो खुदा के लिए इन सिली मिस्टेक्स में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि जहाँ पर भी फोर्स होगी उसका जो यूनिट है वो हमेशा न्यूटन ही होगा। सही, तो ये ग्रेविटेशनल एक फोर्स है हमारे पास, इसका यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन। सही, तो 6.673 इंटू 10 raised to the power -11। अच्छा जी, 1000 था तो बेसिकली सिंपल ये किया है कि कुछ भी नहीं। आप ये देखें कि यहाँ पे 1000 दो क्वांटिटीज थी, हमने 10 की पावर ले ली है -3 -3 हो गए हैं +6। और जब हमने -11 में से +6 को कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है माइनस। और देखें, कोई मुझे ये नहीं कहने वाला इस क्लास में कि जी ये आपने गलत यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, यहाँ पर आएगा -5। सही, तो ये है हमारा इसका आंसर। The gravitational force of attraction between the lead spheres is 6.673 into 10 raised to the power -5 न्यूटन। अब आप ये देखें, ये आंसर्स लिखने के तरीके होते हैं, कितने अच्छे से उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। सही है, तो इन सारी चीज़ों को देखा करें, इस तरह प्रॉपर करने से भी एग्जामिनर बहुत खुश होता है। आपको पता है, जब आपने प्रॉपर काम किया होगा, जितना काम करें सुथरा करें, जो नहीं आता उसके चक्कर में बाकी काम जो होता है उसको भी बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे पास। ओके जी, तो मेरे ख्याल में दिस इज इट फॉर टुडे। चलिए जी, तो दिस इज इट फॉर टुडे। सही है, फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर अपनी अटेंडेंस को प्लीज़ 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 अटेंडेंस दें, क्लास के अंदर आएँ। ठीक है, ताकि अब ये जो इस वक्त मैंने आपको टॉपिक कवर करा दिया, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम पोल्स को जनरेट करें, हम कोई MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कोई ऐसी चीज़ क्लास में करें कि जिसमें जो है आप लोग इन्वॉल्व हों। ये सारी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज़ें होती हैं, इससे आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा खुलेगा, बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल होगा। आप यकीन करें, पेपर में बंदा जिस जगह अटक जाए ना, कहीं आके फंस जाता है, तो वो पॉइंट से निकलना क्या होता है, उस वक्त यही सारी चीज़ें काम आ रही होती। फिर याद आता है, अच्छा यार ये क्वेश्चन किया था या मिस ने ये बात बोली थी,
या किसी और स्टूडेंट ने ये बात बोली थी, सही है। तो क्लास में आए, यही आपका टाइम है, ये 1-2 महीने हैं, ये लगा लें, जरा दिल लगा के पढ़ लें, कोई नहीं, आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आगे अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है, सही है। आपके मार्क्स, मार्क्स के पीछे मैं कभी भागने को नहीं कहती, लेकिन फिर भी मैं फेल होने को भी नहीं कहती कभी भी, ठीक है। तो सीरियस एटीट्यूड बहुत ज्यादा, जब आप पढ़ रहे हो जिस तरह सारा सीरियस एटीट्यूड होता है, कोई मूवी देख रहे हो या कोई और काम कर रहे हो ना, दोस्तों से मगजमारियां कर रहे हो, तो कैसे सीरियस हुए होते हैं दोस्तों की टेंशन सुनने में, है ना। तो उसी तरह इन वाली चीजों में भी जरा जिंदगी में सीरियसनेस लेकर आए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एवरी थिंग। कोई भी ऐसी चीज है ना, उसके अंदर फोकस बहुत जरूरी है, तो चीजों को समझने की कोशिश करें, सही। तो जी मैं अब कर रही हूँ क्लास ख़त्म, होपफुली आपको सारी बातें समझ आई होंगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेट करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, हमने एग्जाम्पल एक सॉल्व की है 5.1, सही। और हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी कंसिडर कर लिया है, सही। तो इसके अंदर कोई स्लाइड जैसे आपको देने वाली बात नहीं थी, आपको तो ये डेरिवेशन मैंने करवा दी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के हवाले से भी, सही। तो इसको आप ज़रूर देखें, चाहिए। अगर कोई चीज़ ने आज तक ना समझ में आई हो तो आप प्लीज़ जो है वो मुझे बता सकते हैं। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद विविड स्मार्ट लर्निंग, बिकॉज वी वुड लव टू हैव योर फीडबैक फॉर आवर बेटरमेंट, सही। तो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। कल की क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो डोंट मिस द क्लास, सही है। तो कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।